नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम 2018 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में दोस्तों संस्कृत, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान और तार्किक ज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में, उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों संस्कृत का है, बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। देखिए दोस्तों, 2018 में रिटन आधार पर हुआ था, प्रश्न दिया गया था, उसका उत्तर लिखना था। ठीक है, बहुविकल्पी नहीं था, तो इसलिए इस वीडियो में केवल प्रश्न और उत्तर ही देखेंगे। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसका रूप क्या होता है? बालिका होता है। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है? बालिका होता है। इसका कैसे रूप चलता है दोस्तों? देखिए, बालिका, बालिके, बालिका, प्रथमा विभक्ति में कैसे चलता है? बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका आपका ये प्रथमा बहुवचन है। द्वितीय में कैसे चलता है? बालिकाम, बालिके, बालिका। द्वितीय बहुवचन में भी दोस्तों बालिका ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। पंचग्रामम में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, पंचग्रामम यहाँ पर ये संख्यावाची है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन से सूत्र से? संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र से। ठीक है, संस्कृत में संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र से यहाँ पर द्विगु समास हुआ है। ठीक है, पहला पद क्या है? संख्यावाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं सुपर टेट एग्जाम में। ऐसे ही प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए दोस्तों, पठनीय पद में अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है, या आप अनीय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पठनीय मतलब पठ धन अनीयर बराबर क्या होता है? पठनीय होता है, या पठ धन अनीय बराबर क्या होता है? पठनीय होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, कुत्र अव्यय का अर्थ होता है कहां या किधर, दोनों सही है। ठीक है, कुत्र अव्यय का अर्थ होता है कहां या फिर किधर। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका किसी भी लिंग, पुरुष एवं वचन में रूप ना बदले, वह अव्यय कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अव्यय के रूप दोस्तों सभी व्यक्तियों एवं सभी वचनों में समान होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृत में क्या पूछा गया है। प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? देखिए दोस्तों, प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों इको एड़च सूत्र से यण संधि है। प्रत्येकम में कौन सी संधि है? यण संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन एकम बराबर क्या होता है? प्रत्येकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एचो अवायावा सूत्र किस संधि का विधान करता है? देखिए दोस्तों, एचो अवायावा सूत्र अयादि संधि का विधान करता है। अयादि संधि का यह सूत्र है। अयादि संधि का एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, पवना होता है। क्या होता है? पवना। पवना क्या है? ये अयादि संधि का एग्जाम्पल है। इसका संधि क्या होता है? संधि विच्छेद पोधन अनः क्या होता है? पोधन अनः बराबर क्या होता है? पवना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सुखारता में कौन सी संधि है? सुखारता में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों, सुखारता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुख धन ऋतः क्या होता है? यहां पर लिख देते हैं सुख धन री रहेगा, ऋतः। ठीक है, सुख धन ऋतः। यहां पर देखिए आ के बाद दोस्तों क्या आ रहा है? री आ रहा है। आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है? इसका आर हो जाता है। ठीक है, और यह जो है वृद्ध संधि का उदाहरण है। किसका है? वृद्ध संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सह चौरेभ्यः बिभेति, इस वाक्य में चौरेभ्यः पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों, सह चौरेभ्यः बिभेति, इसका अर्थ क्या होता है? वह चोरों से डरता है। इसमें दोस्तों कौन सा सूत्र लगा हुआ है? इसमें भीत्रार्थानाम भयहेतु सूत्र लगा हुआ है, और भीत्रार्थानाम भयहेतु से इसमें पंचमी विभक्ति होता है। क्या होता है? पंचमी विभक्ति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों आपका पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान शुरू होता है। अब यहां से पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसको याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तब आप कहेंगे 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष
29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दोस्तों बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्षिक उत्सव है जो हर साल 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? देखिए दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। और इससे संबंधित और भी चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपसे पूछा जाए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम क्या है? तो गर्म धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम धारा। ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। इसे ध्यान रखिएगा। इसे बाल विवाह प्रतिबंध नियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम कब पारित किया गया? यह नियम दोस्तों 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, 28 सितंबर 1929 को यह नियम पारित किया गया था। इसमें दोस्तों विवाह के लिए लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन बाद में दोस्तों 1978 में हिंदू अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम में संशोधन करके लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो है ये कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। यह बंदरगाह दोस्तों आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का नाम दोस्तों बदलकर अब क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम रखा गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। यह दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के मध्य भाग में पाई जाती है। इसका उपयोग दोस्तों सजावटी घास के रूप में चराई वाले जानवरों के लिए और भोजन प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री दोस्तों सूरत में स्थापित की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। कब स्थापित की गई थी? 1668 में। 1668 में स्थापित की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्रैंकेसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों, ड्रैंकेसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों स्थित ड्रैंकेसबर्ग पर्वत की खानें हीरा और सोना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका तार्किक ज्ञान शुरू होता है। तार्किक ज्ञान से केवल 5 प्रश्न ही सुपर टेट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है तार्किक ज्ञान का दोस्तों, श्रेणी 4m 9k 16i 25G और अगला पद क्या होगा आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संबंध क्या है? यहाँ 4 के बाद क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा है, मतलब कि +5 जुड़ रहा है। ठीक है, 4 में +5 जोड़कर यहाँ पर 9 लिखा जा रहा है। उसके बाद 9 के बाद क्या लिख रहा है? 16 लिख रहा है। तो 9 7 16 होता है, मतलब यहाँ पर +7 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद 16 के बाद 25 में देखेंगे, 16 9 25 होता है ना, तो +9 यहाँ पर जुड़ रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आगे क्या होगा? आगे भी क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 5 2 7 7 2 9, 2 अंक बढ़ाकर जोड़ रहा है। तो यहाँ 9 के बाद 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 अंक यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 में आप 11 जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 भरा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखिए यम है, यम में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, KLM। ठीक है, और के में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई हो जाएगा। आई में क्या करेंगे? -2 करेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा, और जी में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या किया जा रहा है? -2 किया जा रहा है सभी में, और -2, और नीचे क्या किया जा रहा है?
प्लस यहाँ पर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36E आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 36E आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से आप देखते चलिए रीजनिंग के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अभी नीचे और प्रश्न लिखा गया है, तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। चलिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं दोस्तों मोहन यहाँ पर है, यहाँ से यह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर लिख देते हैं। अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मोड़ देते हैं, दाईं ओर मुड़कर यह 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर इसे बाईं ओर मोड़ देते हैं, बाईं ओर मुड़कर ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर लिख देते हैं। और आगे यहाँ पर लिखा गया था, नीचे आप देखेंगे, तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पुनः यहाँ से बाईं ओर का मतलब नीचे जाएगा और नीचे जाकर ये जो है 4 किलोमीटर तक चलता है। अब आपको बताना है कि वह अपने चलने के स्थान से यहाँ से वह कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो यहाँ से लेकर पूरी दिशा आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, 3 किलोमीटर ये यहाँ पर लिखा गया है नीचे, और यहाँ पर ऊपर जो 2 है ये नीचे भी 2 हो जाएगा, तो 3 2 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। और ये यहाँ से किस दिशा में है? यहाँ से ये पश्चिम दिशा में है, तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे आपका आंसर लिखा गया है 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे लगते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो पहले दोस्तों रवि को लिखते हैं, ठीक है, रवि को लिखते हैं, इसके बाद रवि की माँ को लिखते हैं, तो माँ को ऊपर लिखेंगे। आगे हम कमल को लिखते हैं, कमल को लिखेंगे, और उसके बाद कमल की माँ को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, कह रहा है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। कमल कह रहा है कि ये जो रवि की माँ है ये मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब इसके माँ की पुत्री है, तो इसका मतलब जो है कमल की ये बहन हुई रवि की माँ, ठीक है। रवि की माँ जो है ये कमल की बहन हुई, तो इसका मतलब रवि और कमल का क्या संबंध है? रवि जो है ये भांजा हो जाएगा कमल का, और कमल जो है ये रवि का मामा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मामा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त पद बताइए। यहाँ पर दोस्तों लुप्त पद बताना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी के बाद डी लिख रहा है, बी और डी में क्या संबंध है? +2 अंक जुड़ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद सी में, सी और आई में क्या संबंध है? सी के बाद आई जो है +6 अंक जुड़ रहा है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, डी के बाद क्या करेंगे, 2 अंक जोड़ेंगे, तो +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और ऐसे ही ई के बाद जो है +6 जोड़ेंगे, +6 अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो यफ और के आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को इतना लिखा जाए तो उसी गुप्त भाषा में NOTTION को क्या लिखा जाएगा? पहले यन को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यन सबसे लास्ट में लिखा गया है और यन के सामने एक यहाँ पर लिखा गया है, तो पहले एक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओ है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे प्रमोशन में ओ जो है तीसरे स्थान पर है, और यहाँ अंकों में देखेंगे तीसरे स्थान पर 7 है, तो इसके स्थान पर ओ के स्थान पर 7 लिखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर टी है, तो टी का मान यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर प्रमोशन में देखेंगे अंत से चौथे नंबर पर है टी, तो यहाँ पर देखेंगे अंकों में अंत से चौथे नंबर पर है 3, तो इसके स्थान पर 3 लिखेंगे। 2 बार टी है तो 2 बार 3 लिखेंगे, ठीक है। आई है, आई का मान क्या लिखा है? यहाँ पर प्रमोशन में देखेंगे तीसरे अंक पर आई है, तीसरे स्थान पर, तो यहाँ अंकों में देखेंगे तीसरे स्थान पर 2 है अंत से, ठीक है, तो इसके स्थान पर 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ओ है, ओ का मान यहाँ पर क्या दिया है? ओ का मान 7 दिया है तो 7 लिखेंगे, और यन का मान 1 आया दिया है यहाँ पर, तो 1 लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। इसके आगे के सभी विषयों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।